ओके, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे जहाँ पर आप लोगों ने फिगर में देखा था कि लीडिंग जो स्ट्रैंड होती है वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशंस होता है। मीन्स एक बार आपका पूरा प्राइमेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा और इस तरीके से पूरा प्रोसेस क्या होगा, चलना शुरू हो जाएगा। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड पे डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, वो प्रोसेस बार बार होती है। मतलब 4 स्टेप मैंने प्रोसेस का लिख करके समझाया था कि 4 स्टेप्स जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं। आपका प्राइमेज का आना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का आना, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का आना, फिर लाइगेज का आना। जब ये एक्स्ट्रा 4 स्टेप्स आपके बार-बार रिपीट होते हैं, मतलब जितना बार आपका ओकाज़की फ्रेगमेंट बनेगा उतनी बार ये प्रोसेस होती हैं। तो सवाल मेरा ये था कि क्या दोनों लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन टाइमिंग सेम होता है या कुछ डिफरेंसेस होते हैं? और अगर डिफरेंस होता है तो फिर सेल अपने इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करता है? दैट मीन्स जीनोम एक टाइम पे ही कैसे रेप्लिकेट करके दिखा दे देता है? आप लोगों को लॉजिकली बताना है, इसके लिए आपने कोई लिटरेचर पढ़ा नहीं है तो ऑब्वियसली आप बता नहीं पाएंगे। बट आपका जस्ट मैं कॉमन सेंस चेक करना चाह रहा हूँ कि आप बायोलॉजी की समझ कितनी रखते हैं। मतलब क्या आपके समझ से क्या है कि क्या दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट रेप्लिकेट करने के लिए टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए या सेम होना चाहिए? क्या लगता है? हम्म। अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? अच्छा, ओके। हाँ, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? हम्म। अच्छा। अमित, आवाज थोड़ी कम आ रही, थोड़ा तेज से बोलो ताकि हम लोग भी सुन पाए। अमित। और किसी कुछ बोलना है? ओके। ओके। मतलब कि स्मृति का कहना ये है कि सर ये प्रोसेस रिपीट होने के बावजूद भी यहाँ पे टाइमिंग सेम होना चाहिए और टाइमिंग सेम ही होना चाहिए। मतलब कि इनका कहना ये है। जबकि अमित का कहना ये है कि सर ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, एक्स्ट्रा प्रोसेस हो रहा है, एक्स्ट्रा स्टेप्स लग रहे हैं, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंस होना चाहिए, राइट? ओके, और किसी को कुछ अपना ओपिनियन देना है? लाइक ऋतु हैं और ज्योति हैं। ओके, अगर आप लोग अभी पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं तो जो भी मैं पॉइंट्स बोलने जा रहा हूँ दैट मीन्स ऐसे बोलूँगा, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन करके आ चुका है, इस स्टेटमेंट को पूछा जा चुका है कि ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आ ही गया होगा, फिगर के हेल्प से और समझ लेते हैं। ये इसी की बात कर रहा है कि यहाँ पे ये जो लीडिंग स्टैंड है, एक बार आपका सब कुछ यहाँ पे सेट होता है
तो ये कंटीन्यूअस प्रोसेस क्या होती है आपकी चलती रहती है जब तक कि यहाँ पे कोई टर्मिनेशन सीक्वेंसेस नहीं आ जाता। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड की अगर आप लोग अब हम लोग बात करते हैं तो ये जो आपको ऐसे स्टैंड दिखाई दे रहा है एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, इस तरीके से जितनी बार भी ये सेगमेंट फ्रेगमेंट बनेगा उतनी बार ये 4 प्रोसेस रिपीट होती है। पहला प्राइमेज का आना जो कि प्राइमर बनाएगा, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का आना जो कि न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, तीसरा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का आना जो कि गैप को फिलिंग करेगा और आरएनए को रिमूव करेगा, चौथा डीएनए लाइगेज का आना जो कि न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से क्या करेगा ऐड करेगा। सो ये प्रोसेस आपके बार-बार क्या होते हैं रिपीट होती हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट डिस्पाइट दीज एक्स्ट्रा स्टेप्स दैट मीन्स व्हाट दैट इज द प्राइमेज का आना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का आना, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का आना और लाइगेज का आना, इस ये एक्स्ट्रा स्टेप्स होने के बावजूद भी दोनों ही स्टैंड पे दैट मीन्स लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड दोनों ही स्टैंड पे जो सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होने का वो टाइमिंग क्या होती है सेम होती है, रेट भी आपकी सेम होती है दोनों ही स्टैंड पे डीएनए पॉलीमरेज के। आपको याद रखना पड़ेगा कि कई बार आपसे सवाल यहाँ पे पूछा गया कि क्या लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों को पॉलीमराइज करने के लिए दैट मीन्स दोनों का रेप्लिकेशन होने के लिए क्या कोई सिंगल डीएनए पॉलीमरेज आता है या अलग अलग आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि डीएनए पॉलीमरेज एक यहाँ पे होगा, डीएनए पॉलीमरेज एक यहाँ पे होगा। द टू डीएनए पॉलीमरेज आर इन्वॉल्व इन replications of two DNA strand that is the leading and lagging, but the rate and the timing of both DNA polymerase are the same। चाहे वो लीडिंग का हो चाहे वो लैगिंग का हो दोनों का ही रेट दैट मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडिशंस इन अ यूनिट टाइम दैट इज रेट वो सेम होगा, साथ साथ इनका टाइमिंग भी क्या होगी सेम होगी। मतलब कि जितने टाइम पे आपका ये स्टैंड बनाएगा उतने टाइम पे क्या होगा आपका ये भी स्टैंड बनेगा, उनके टाइमिंग में और उनके रेट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो इस पॉइंट को सेंटेंस बनाकर कहीं पे आप लोग लिख लीजिए कि ये मैं पॉइंट आपको ऐसे पीपीटी में लिखा नहीं हूँ, तो स्टेटमेंट जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए ऐसे स्टार लगा करके लाइक दैट, इस तरीके से लिखिए इसको। डिस्पाइट दीज एक्स्ट्रा स्टेप्स synthesis of both new strand that is leading and lagging strand takes place simultaneously, कॉमा या नेक्स्ट पॉइंट से लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से लिखिए nucleotides are added to the leading and lagging strands, nucleotides are added to the leading and lagging strands at the same time and rate by 2 DNA polymerase, 2 DNA polymerase ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 फॉर ईच स्ट्रैंड, 1 फॉर ईच स्ट्रैंड। जो पॉइंट्स अभी आपको लिखाया गया उनका मीन सिंपल सही होता है कि दोनों स्ट्रैंड के रेप्लिकेशंस के होने के प्रोसेस में काफ़ी डिफरेंसेस है, उसके बावजूद भी दोनों ही स्ट्रैंड का पे रेप्लिकेशंस की जो प्रोसेस होती है वो सेम टाइम पे पाई जाती है, साथ साथ पाई जाती है, एज वेल एज उनका रेट भी क्या होता है सेम होता है। और यहाँ दोनों स्ट्रैंड के लिए जो डीएनए पॉलीमरेज अलग मतलब जुड़ेंगे वो अलग अलग जुड़ेंगे, एक स्ट्रैंड के लिए डीएनए पॉलीमरेज अलग होगा, दूसरे डीएनए पॉलीमरेज के लिए स्ट्रैंड के लिए डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा अलग होगा। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो आपका रेप्लिकेशन फॉर्क आपको दिखाई दे रहा है, सपोज ये वाला आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है या ये रेप्लिकेशन फॉर्क बोल सकते हैं, अगर इस फिगर में देखेंगे तो ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। पूछा जाता है कि रेप्लिकेशन फॉर्क का माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट, रेप्लिकेशन फॉर्क माइग्रेशन और मूवमेंट लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड का क्या हुआ। उसके पीछे का लॉजिक ये है अमित, जब भी आप पढ़ेंगे आगे थोड़ा चल करके तो आपको दिखने को मिलेगा कि ये जो लैगिंग स्टैंड होती है ना, ये वाली स्टैंड कुछ इस तरीके से क्वाइल्ड हो जाती है लाइक दैट, इस तरीके से
जब भी आपने पढ़ा, अभी आप पढ़ेंगे आगे चल करके कि ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे जब ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज, तो इसको ऐसा करने के लिए स्ट्रैंड ऐसे कॉयल होती है। और जो एंजाइम आपका, सपोज मान लीजिए इतना इस डीएनए का स्ट्रैंड आपका ओपन हुआ था, यहाँ पे जो आकर के ये काम करना शुरू किया, अब वही पॉलीमरेज फिर से यहाँ पे नहीं आएगा। आगे जब आपका ये रेप्लिकेशन फॉर्क मूव कर रहा होता है, दूसरा वाला डीएनए पॉलीमरेज का सेट आकर के इस पे क्या करेगा, रिक्रूट कर लेगा। तो इसका ये वेट नहीं करेगा कि ये पूरा लीव करे। दैट इज वाई वो टाइम का जो कंपनसेशन है वो मैनेज हो जाता है। स्मृति ने जो आंसर दिया था, वर्ड यूज किया था कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होता है, उसका आंसर कुछ हद तक सही है। कि मतलब कि एक जो डीएनए पॉलीमरेज होगा, ये अपना जब पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस करेगा, तो दूसरा वाला जो होगा इसका वेट नहीं करेगा। दूसरा वाला आएगा आपका, जब ये रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट कर जाएगा तो यहाँ आकर के रिक्विट हो जाता है। ये चलता रहेगा इस तरीके से, मतलब एक छूटेगा एक आएगा। ऐसा नहीं कि ये पूरा कर लेगा तो फिर यही फ्री होकर के तब यहाँ पर आएगा। अगर ऐसा होता तो टाइम आपका ज़्यादा लगता। बट सेल की चूंकि मशीनरी और डिमांड है कि दोनों ही डीएनए के मॉलिक्यूल आपको एक साथ में रेप्लिकेट होने चाहिए, दैट इज वाई ऐसा ये प्रोसेस होता है। ऐसे समझ करके लगता है कि ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, लेकिन जब आप प्रोसेस को सही से समझ जाएंगे, देखेंगे अभी आगे वाले लेक्चर्स में, तो आपका ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है अमित? क्या हुआ? डीएनए, नहीं 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 नहीं, उस लाइन से आप ये मत समझिए कि डीएनए पॉलीमरेज पूरे सेल में सिर्फ दो ही है। वो ये लाइन बता रहा है कि लीडिंग स्ट्रैंड के लिए अलग डीएनए पॉलीमरेज यूज होता है, लैगिंग स्ट्रैंड के लिए अलग यूज होता है। कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है कि बोथ स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड बाय सिंगल डीएनए पॉलीमरेज और डिफरेंट। आप वहां पे लगा के चले जाते हैं एक, तो वो गलत हो जाता है। आपको ये समझना होगा कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज अलग आया हुआ है, और जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज अलग आया है। इस बात का कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि वो जो लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है वो एक ही होगा, और वो एक ही बार बार जुड़ेगा और एक ही बार बार आपका रिलीज होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है स्मृति? क्या क्या हो सकता है? हाँ, ऑब्वियसली आपके आपके सेल्स में नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके प्रोपोर्शन में डीएनए पॉलीमरेज का नंबर ही बहुत ज़्यादा होता है। आपके किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आप पढ़ते मेटाबॉलिक जो प्रोसेस आप पढ़ते हैं, उन सब में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, उनका नंबर एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, तभी तो जाकर के आपकी सारे सेल्स में वो चीज़ें हो पाती हैं। ओके। ओके, आते हैं दूसरे सवाल पे। क्वेश्चन मेरा ये, क्या हो सकते हैं? आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा तेज़ बोलिए। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज़ का टाइप होता है कई, जैसे अगर आप प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो वहाँ पे प्राइमरीली 1, 2, 3 3 तरीके का डीएनए पॉलीमरेज़ पाया जाता है। जिसमें से थर्ड वाला जो डीएनए पॉलीमरेज़ होगा वो इन्वॉल्व यहाँ पे हो रहा है रेप्लिकेशंस में। ये इनका टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे जो लगने वाला डीएनए पॉलीमरेज़ है, सवाल इनका ये था कि सर यहाँ पे अमित आवाज़ डिस्कनेक्ट हो रही है। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फॉर्क ये मूवमेंट कर रहा है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि रेप्लिकेशन फॉर्क आपका आगे तरफ मूव करेगा। डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे क्या तरफ मूव करेगा। सो यहाँ पे एक जो स्टैंड होगी, मतलब जो लीडिंग स्टैंड होगी, वो तो क्या करेगी, रेप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मूव करेगा। जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड होगी उसका जो मूवमेंट होगा, मतलब उस पे जो डीएनए पॉलीमरेज मूव करेगा, वो रेप्लिकेशन फॉर्क के मूवमेंट के अपोजिट में करेगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए एरो यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है। रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है, राइट। यहाँ से स्टैंड ओपन हुई है, इस तरीके से क्या कर रही है, जा रही है। लीडिंग स्टैंड पे डीएनए पॉलीमरेज जो आपको ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, उसका भी मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा जैसा कि रेप्लिकेशन फॉर्क का होगा। लेकिन वाइल वी टॉक अबाउट द लैगिंग स्टैंड, देन देर इज अ रिवर्जन, मीन्स लैगिंग स्टैंड पे डीएनए पॉलीमरेज का जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट करने का, वो आपका रेप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन से क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा।
तो इस पॉइंट को भी इम्पोर्टेंट करा करके आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि ये भी सवाल आपसे एग्जाम में बन चुके हैं कि क्या रेप्लिकेशन फॉर्क का मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है, मीन्स माइग्रेशन का जो डायरेक्शन होता है, वो डायरेक्शंस दोनों के लिए सेम होते हैं या डिफरेंट होता है। तो आपको समझना पड़ेगा, और क्यों होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा। आपने पढ़ा कि डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे ही क्या करेगा, के डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ऐसा क्यों, इसके लिए भी रीजन आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो जब 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही सिर्फ अगर वो मूव करेगा, तो डेफिनेटली एक स्टैंड की अगर पोलैरिटी, मान लीजिए आपका ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे लिख रखा है, दूसरे वाले का 3 प्राइम टू 5 प्राइम ऐसे लिख रखा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्टैंड बनेगी वो क्या बनेगी, 3 टू 5 बनेगी। क्या बनेगी, 3 टू 5। तो यहाँ पे मूवमेंट यहाँ से होना चाहिए, राइट, ऐसे होना चाहिए। जबकि यहाँ पे मूवमेंट कैसे होगा, ऐसे होना चाहिए। तो एक स्टैंड पे आपका क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, और दूसरे स्टैंड पे क्या होगा, आपका बैकवर्ड होगा। तो यही वाली बात है यहाँ पे कि लीडिंग स्टैंड जो होगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, दैट मीन्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। जबकि लैगिंग स्टैंड पे जो डायरेक्शन होगा मूवमेंट माइग्रेशन करने का डीएनए पॉलीमरेज का, वो रेप्लिकेशन फॉर्क के अपोजिट में होगा। इस चीज को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। सही करेंगे। रेप्लिकेशन फॉर्क ऑलवेज मूव इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस एज लाइक अ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज मूव इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस, रेप्लिकेशन फॉर्क ऑलवेज मूव इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। बट अगर हम जब स्टैंड की बात करेंगे, तो वहां पे आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि लीडिंग स्टैंड जो होती है वो हमेशा रेप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन में मूव करता है, जबकि लैगिंग स्टैंड जो होती है उसका माइग्रेशन डीएनए, उस स्टैंड पे डीएनए पॉलीमरेज का माइग्रेशन आपका फॉर्क के माइग्रेशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर पे एरो से देख पा रही हैं। ठीक है जी। समझ में आया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है। दो टॉपिक को, दो चीज़ों को हमने यहाँ पे क्लियर किया। नंबर पहला, आपको यहाँ पे बताया गया कि जो टाइम ड्यूरेशंस का जो लैपिंग गैपिंग है वो कैसे मैनेज हो रहा है। दूसरा, आपने ये भी देखा कि लीडिंग और लैगिंग स्टैंड पे जो डीएनए पॉलीमरेज के माइग्रेशन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ अ रेप्लिकेशन फॉर्क। सो आपने जाना कि रेप्लिकेशन फॉर्क के रेफरेंस में लीडिंग स्टैंड का जो डायरेक्शन होगा उसके सेम डायरेक्शन में होगा, लैगिंग स्टैंड का जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऐसा क्यों? अगर सवाल आपसे ये बनता है, सपोज कि आपसे क्वेश्चन ये बना के दे दिया जाए कि लैकिंग स्ट्रैंड का माइग्रेशन फॉर्क के जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, और आपको ऑप्शंस पे वहां पे दे दिया जाएगा, तो आप वहां पे क्या लगा कर आएंगे, ये आपको समझना होगा। आपको ये जानना है इसलिए ऐसा हो रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करेगा, दैट इज भाई ऐसा उसको करना पड़ता है। मतलब इस तरीके से वो उसका जो मोमेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक स्टैंड पे, जिसको कि आप लैगिंग बोलते हैं। क्लियर है जी। बिल्कुल, जैसे दोनों जो आपकी स्ट्रैंड होंगी उनका वो हमेशा एंटी पैरेलल फैशन में होते हैं। ये आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ कर के आए हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये 2 स्ट्रैंड है, तो अगर आप इनकी पोलैरिटी को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? अगर एक स्ट्रैंड आपका ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे है, तो दूसरा डेफिनिटली क्या होगा? ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। इन्हीं का इसी को आप बोलते हैं एंटी पैरेलल। इसे आप बोलते हैं एंटी पैरेलल, और ये इनकी पोलैरिटी है। तो दोनों स्ट्रैंड कभी सेम पैरेलल सेम डायरेक्शंस में नहीं हो सकता। मतलब ऐसे आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 3, ये भी 3, या ऐसा भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये भी 3, ये भी 3, ये भी 5, ये भी 5। ये गलत है ना। तो डीएनए स्ट्रैंड का आपकी पोलैरिटी है, और यह हमेशा आपके क्या होंगे, एंटी पैरेलल, मतलब एंटी पैरेलल मैनर में होते हैं। तो उस चीज को देखते हुए, और डीएनए पॉलीमरेज का प्रॉपर्टी है हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे मूव करते हुए, दैट इज भाई यहाँ पे ये चीजें होती हैं कि इनका आपका अपोजिट में होगा, इनका क्या होगा, आपका पैरेलल में होगा टू दी माइग्रेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, राइट। आगे मूव करें। ठीक है, क्लास के लास्ट में उसको डिस्कस कर लेंगे अमित, अगर जो आपका डाउट है क्वेश्चंस का।
नाउ कम टू द नेक्स्ट, हम लोग अब देखेंगे दैट इज द एंजाइमोलॉजी क्या है रेप्लिकेशंस का, डीएनए रेप्लिकेशंस का। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस क्या है, कौन से स्टेज ऑफ सेल्स में होता, सेल साइकिल में होता है, क्या क्या सिमिलरिटीज है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में। अब हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशंस में इन्वॉल्व होने वाले मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, उनकी एंजाइमोलॉजी क्या है, कौन कौन से एंजाइम का क्या क्या रोल होता है, और किस तरीके से वो एंजाइम अपना रोल प्ले करते हैं, और उनके काम करने का क्या ऑर्डर होता है। ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। सो डीएनए मॉलिक्यूल्स को रेप्लिकेट करने के लिए डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। आप ब्रैकेट में चाहें तो यहाँ पे एंजाइमोलॉजी भी लिख सकते हैं, एंजाइमोलॉजी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशंस, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम क्या होते हैं, यूज होते हैं। एंजाइमोलॉजी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ओके, इसको आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। तो देखते हैं, नंबर पहला है यहाँ पे, दैट इज द हेलिकेज। हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि बेसिकली डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं उनको अनवाइंड करता है, या आप कह सकते हैं उनको ओपन करता है, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और ऐसा करने के लिए वो क्या करता है, एटीपी को यूटिलाइज करता है। तो आप इसके बारे में प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, नंबर पहला पॉइंट लिख लेंगे कि हेलिकेज जो है वो एक एटीपी डिपेंडेंट, मीन्स एटीपी उसको चाहिए होगा काम करने के लिए, तो एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है। और ये एक एक्टिव प्रोसेस है किसका, हेलिकेज के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, या डीएनए स्ट्रैंड जो कि आपके ऐसे रैप की हुई है, डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करना, ये इनका क्या होता है, प्राइम काम होता है। हेलिकेज से जो पूछे जाने वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्या बनते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला काम आपने ये देखा कि जो आपका डीएनए के स्ट्रैंड में लगे हुए हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, उन हाइड्रोजन बॉन्ड को हेलिकेज क्या करता है, ब्रेक करता है। इस तरीके से ब्रेक करता हुआ चला जाएगा और आपके दोनों स्ट्रैंड क्या होंगे, ऐसे अलग हो जाएंगे। ऐसा करने के लिए इसको क्या चाहिए होगा, एटीपी चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एटीपी। ये एटीपी की एनर्जी को यूज करके हाइड्रोजन बॉन्ड को मेल्ट करने का क्या करता है, काम करता है। क्या करेगा, मेल्ट करता है। तो आप बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड हेलिकेज जो एंजाइम होता है वो डीएनए को मेल्टिंग कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए सबसे सिंपल सा स्टेप है, आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि पहले रेप्लिकेशन फॉर्क का बनना जरूरी है, दैट मीन्स बबल्स का बनना जरूरी है। और बबल्स आपका तब बनेगा जब वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकआउट होंगे। तो फर्स्ट एंजाइम जो कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड हेलिकेज, और हेलिकेज का काम होगा अनवाइंड द डीएनए और मेल्ट द डीएनए और ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केसेस को लेकर के यहाँ पे एक सवाल बनता है जिनको कि समझना बहुत ज़रूरी होगा। ई कोलाई के केस में अगर अभी हम लोग अलग-अलग पढ़ेंगे अभी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को लेकर के, लेकिन अब यहाँ पे बात आ रही तो बता देते हैं। ई कोलाई के केस की अगर हम लोग बात करेंगे, मीन्स बैक्टीरियल सेल्स की, या प्रोकैरियोटिक के केस की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हेलिकेज का जो काम करता है दैट इज़ द डीएनए बी, एक ऐसा प्रोटीन है, डीएनए बी, ये प्रोटीन है जो कि हेलिकेज का काम करता है। ये डीएनए बी मीन्स हेलिकेज एंजाइम की भी प्रॉपर्टी होती है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे क्या करता है, मूव करता है। कहाँ पे मूव करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में। सवाल यहाँ पे बनता है कि ये तो जो आपके दो स्टैंड हैं, इन दोनों स्टैंड में से क्या हेलिकेज दोनों स्टैंड में बाइंड करेगा या किसी एक स्टैंड पे बाइंड करेगा, और बाइंड करेगा तो किस पे। सपोज अगर मान लीजिए मैं इसको लिख दूं कि ये आपका लीडिंग स्टैंड है और ये आपका क्या है, लैगिंग स्टैंड है, तो इन दोनों स्टैंड में से किस पे बाइंड करेगा और उसके मूव करने की पोलैरिटी क्या होगी। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में क्या सेम होता है या अलग होता है, ये कई सारे सवाल आपको यहाँ से बन जाते हैं। तो अब ध्यान से आप समझिएगा कि क्या क्या स्टेटमेंट आपको यहाँ पे निकल करके आने वाला है। ये इकोलाई है, दैट मीन्स कि आपका बैक्टीरियल सेल्स मीन्स प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है, राइट। तो पहला सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि हेलिकेज का काम क्या होगा, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, डीएनए को अनवाइंड करना, डीएनए को मेल्ट करना। प्रोकैरियोटिक केस में हेलिकेज का जो काम करेगा वो क्या है, दैट इज अ डीएनए बी, इसको आप बोलते हैं। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो उसको आप SB40 के नाम से भी जाना जाता है, SB40, राइट। नाम क्यों लेकर के परेशान आप मत होइए, नाम आपको अलग अलग जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी आप काम पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज के तरीके से ही हेलिकेज एंजाइम का भी माइग्रेशन का जो डायरेक्शन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। सो यहाँ पर आपको समझना है कि ई कोलाई के केस में ये आपका जो हेलिकेज एंजाइम है, ये एंजाइम हमेशा किस पे बाइंड करेगा, दैट इज द लैगिंग स्ट्रैंड पे। किस पे बाइंड करेगा, लैगिंग स्ट्रैंड पे, याद रखिएगा, ओके। और ये मूव किस में करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में, ओके, क्लियर है। लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो ये यूकैरियोटिक के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है, ये 3rd प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है।
और बाइंड किस पे करेगा? लीडिंग स्ट्रैंड पे। किस पे बाइंड करेगा? लीडिंग स्ट्रैंड पे। ये दोनों ही पॉइंट को आप अगर पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं तो आप आसानी से स्टार लगा करके उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पोलैरिटी ऑफ अ हेलिकेज दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम in case of a prokaryotic, and it bound to the one of the two strand, that is a lagging strand, while in case of a eukaryotic it's a direction of it's a direction of a migration is 3 prime to 5 prime and bind to the leading strand। समझ में आ रहा है? 3 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। नंबर पहला, हेलिकेज एक एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, पहला पॉइंट। दूसरा, हेलिकेज आपको मेल्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके अनवाइंड करता है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है हेलिकेज के पोलैरिटी को लेकर के, माइग्रेशन को लेकर के। हेलिकेज प्रोकैरियोटिक के केस में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है और वो लैगिंग स्ट्रैंड से बाइंड करता है। दोनों स्ट्रैंड से बाइंड नहीं करेगा, सिर्फ एक पे बाइंड करता है। यूकैरियोटिक के केस में ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शंस पे क्या करेगा? मूव करेगा और लीडिंग स्ट्रैंड पे क्या करेगा? बाइंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, जनरली आपको ऐसे नॉर्मल बुक में पढ़ने को नहीं मिलेगा। सीएसआईआर में सवाल आपको यहीं से बना करके दे देता है। लिख लिया? अरे भाई बोलिए तो सही कि हाँ या ना। ओके, अभी तो ज्योति हैं, अमित हैं, रितु हैं, स्मृति हैं और तरुण है। तरुण भी आ ही गया है। ठीक है। ओके, तो पहला एंजाइम जो कि डीएनए रेप्लिकेशंस में इन्वॉल्व होगा वो क्या है? आपका हेलिकेज है। और इसका काम क्या है ये मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट एंजाइम है इस केस में, दैट इज द एसएसबी प्रोटीन, जिसका फुल फॉर्म है दैट इज द सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होगा? बेसिकली ये आपको क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका डीएनए का स्टैंड था और इसको क्या किया गया? मेल्ट कराया गया। मतलब हेलिकेज ने क्या किया? हेलिकेज को हम यहाँ पे एस लिख देते हैं। इसने मेल्ट कराया और आपका डीएनए का मॉलिक्यूल कुछ मेल्ट इस तरीके से हो गया, फॉर एग्जाम्पल। तो जब आपका ये डीएनए का सॉरी जब ये डीएनए का मॉलिक्यूल आपका इस तरीके से क्या होगा? मेल्ट होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहला कि ये जो आपके डीएनए के स्टैंड है आपस में फिर से आकर के बाइंड न कर जाए, मीन्स पेयरिंग न कर जाए। दूसरा, चूंकि ये डीएनए का स्टैंड आपका डबल था, स्टैब्लिश था, लेकिन जब सिंगल सिंगल स्टैंड हो जाता है तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब ये अनस्टेबल हो जाते हैं। तो हेलिकेज जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये डीएनए के स्ट्रैंड दोनों अलग अलग हो गए। इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है? एसएसबी प्रोटीन आकर क्या करती है? बाइंड करती है। क्या करती है? बाइंड करती है। ये एसएसबी प्रोटीन मीन्स सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड करता है तो उनको स्ट्रेंथन देता है। दैट मीन्स उनकी उनकी स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथ देता है, ताकि वो फिर से जाकर के आपस में पेयरिंग न बना लें और अनस्टेबल न रह जाएं। तो इस तरीके से इनका काम क्या होगा? दैट मीन्स व्हाट, दैट टू स्टेबलाइज द सेपरेटेड स्टैंड या टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। जो भी स्ट्रैंड अभी आपकी सेपरेट हुई है उनको स्टेबलाइज करने के लिए, एज वेल एज उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या काम करेगा? दैट इज द सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको कि आप एसएसबी के नाम से जानते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इनके प्रॉपर्टी के लिए एक टर्म दिया जाता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। क्या दिया जाता है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ऑक्सीजन का बाइंडिंग वाला कर्व, तो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को याद आएगा कुछ कोऑपरेटिव टर्म। पढ़ा है हीमोग्लोबिन का? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। जिस तरीके से हीमोग्लोबिन में आपने देखा था कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जब एक ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है तो दूसरे वाले से बाइंड करने की एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है। जैसे दूसरा वाला बाइंड करेगा तीसरे वाले के लिए बढ़ जाएगी। सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी जो होती है हीमोग्लोबिन का बाइंड करने के लिए फोर्थ वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। इन द सेम वे, जब किसी भी स्ट्रैंड से आपका ये एसएसबी प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल क्या करेगा? यहाँ पे बाइंड करेगा,
दूसरे वाले के लिए इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, तीसरे वाले के लिए और बढ़ जाती है। मतलब इनकी जो बाइंडिंग होती है उसको आप बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। मतलब एक जो प्रोटीन होगी दूसरे वाले प्रोटीन को क्या करेगी, और ज़्यादा प्रमोट करती है उनको बाइंड करने के लिए, और उनको अच्छे तरीके से स्टैब्लिश होने के लिए। तो पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या हो गई, ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग के फिनोमेना क्या करते हैं, शो करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है कि ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। कैसे? सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा कि ये इस स्टैंड पे एटीजीसी का सीक्वेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग बाइंड करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई सा भी सीक्वेंस उससे फर्क नहीं पड़ता, जाकर के वो अपना आसानी से क्या करेगा, एसएसडी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, उससे जाकर क्या करेगी, बाइंड कर लेगी। ओके। तीसरा सवाल यहाँ पर आता है, तीसरा पॉइंट कह सकते हैं इसको, कि ये जो आपका एसएसडी प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंडेड, ये है जो आपका डीएनए है, इन दोनों के बीच में जब यहाँ पे बाइंडिंग हो रही होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई इंटरेक्शन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, बताइए भाई। हाँ जी। तो सवाल यहाँ पे हाँ, तो सवाल यहाँ पे बनता है कि ये डी जो आपका एसएसडी प्रोटीन है, उसका डीएनए से जब आपका यहाँ पे बाइंड होता है तो उसमें इंटरेक्शंस का नेचर कैसा होता है, किस टाइप का केमिकल इंटरेक्शंस यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, कोई आइडिया? नो आइडिया। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा क्या जी? हाइड्रोफोबिक की बात जब भी आती है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का होना जरूरी होता है, यहाँ पे तो इसको अच्छे से बाइंड करना है। चलिए, यहाँ पे डीएनए के दो कंपोनेंट्स हैं, एक आपका बैकबोन है और दूसरा इसके अंदर का बेस है। और इन दोनों ही कंपोनेंट से एसएसडी प्रोटीन का जो इंटरेक्शंस होगा वो अलग अलग होता है। जब एसएसडी प्रोटीन का बैकबोन से अगर इंटरेक्शंस होगा, मीन्स ये वाले से, फॉस्फेट वक के बैकबोन से, तो इसको आप बोलते हैं दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। और जब आपका एस एस बी प्रोटीन का यहाँ पे जो बेसिस दिखाई दे रहे हैं आपको, मीन्स आप बोल सकते हैं दैट इज द एनटीपीज, द नाइट्रोजनस बेसिस। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होगा उसको आप बोलते हैं स्टैकिंग इंटरेक्शन। STACKING, स्टैकिंग इंटरेक्शन। कृपया इसको नोट करें क्योंकि आपको ये पीडीएफ में मिलेगा नहीं। मैंने आपको बताया कि जो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको आप शॉर्ट में एसएसडी प्रोटीन बोलते हैं, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या करता है, बाइंड करता है, बाइंड करके उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने करने का काम करता है, राइट। और ऐसा करने के लिए वो डीएनए स्ट्रैंड से क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो बाइंड यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक तो आपका डीएनए का ये स्ट्रैंड जिसको कि आपने बैकबोन बोला हुआ है, और दूसरा आपका ये इसके अंदर का बेस। तो एसएसबी प्रोटीन का बेस के साथ, मतलब बैकबोन के साथ में जब इंटरेक्शंस होगा तो उस इंटरेक्शंस का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। जबकि इस एसएसबी प्रोटीन का जो कि ये वाला पार्ट कवर करेगा, मीन्स बेस वाला, तो उस वाले पार्ट को आप बोलते हैं दैट इज द स्टैकिंग इंटरेक्शन। तो ये सारे पॉइंट आप बना करके लिख लीजिए एसएसबी प्रोटीन के रिगार्डिंग में। नंबर पहला कोऑपरेटिव बाइंडिंग होगा, नंबर दूसरा सीक्वेंस इंडिपेंडेंट होगा, नंबर तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होगा बिटवीन एसएसबी प्रोटीन एंड बैकबोन ऑफ डीएनए, नंबर चौथा स्टैटिक इंटरेक्शंस होगा बिटवीन एसएसबी प्रोटीन एंड बेस ऑफ द डीएनए। लिखिए। क्या? अरे भाई, ये जो आपकी प्रोटीन है, इस प्रोटीन का इस तरीके से ऐसे होता है, जब ये अगर यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा तो इनको आपस में पेयर होने से रोकेगा कैसे? ये प्रोटीन ही तो होती है जो बाइंड कर लेती है, तो जिससे कि आपका ये आपस में फिर से मतलब रीपेयरिंग नहीं हो पाता। इनका दो काम होता है, स्ट्रैंड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, दूसरा इन आपस में फिर से रीयूनाइट ना हो जाए ये भी काम करना। हटता है फिर वहां से, जब प्राइमेज आपका आएगा तो इसको ये धीरे धीरे रिमूव होना शुरू हो जाता है।
और एसएसबी प्रोटीन का एक फिक्स छोटा-सा एरिया है, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्ट्रैंड कवर कर लेता है। ठीक है अमित? तो एसएसबी प्रोटीन को लेकर के, हेलिकेज प्रोटीन को लेकर मतलब एंजाइम को लेकर के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, क्या आप सब लोगों ने समझ लिया, उसको नोट डाउन कर लिया? आगे बढ़ें? हाँ जी। अच्छा, मेरी आवाज़ जा नहीं पाती है या फिर आप लोग बोलते हैं तो मुझे सुनाई नहीं देता, कुछ जवाब ही नहीं आता। अच्छा, अच्छा ओके, तो हम लोग आगे मूव कर सकते हैं, है ना? ओके, आगे मूव तभी करेंगे जब हाँ जी। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन है प्राइमेज। नाम से ही काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है। प्राइमेज का मतलब कि प्राइमर को बनाएगा, और प्राइमर वो होगा जो कि आपका एक शॉर्ट 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का क्या हो सकता है, सीक्वेंस हो सकता है। सपोज़ यहाँ पे 15 टू 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एनटीडी मीन्स न्यूक्लियोटाइड। और ये प्राइमर आपका दोनों हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ, डीएनए रेप्लिकेशंस के टाइम पे आपके सेल्स में जो प्राइमर यूज होता है, वो कौन सा, आरएनए या फिर डीएनए? क्यों क्यों, वाई? वो मैं समझ गया, इन विवो कंडीशन पे आरएनए प्राइमर ही क्यों, डीएनए क्यों नहीं? जब डीएनए का सिंथेसाइज करना तो डीएनए प्राइमर लगाइए। अरे तो और अच्छी अच्छी बात है ना, डीएनए अगर आप डबल स्टैंडर्ड ले लेंगे तो एक ही डीएनए से आपका दोनों काम हो जाएगा, दोनों प्राइमर के लिए, दोनों स्ट्रैंड के लिए। ऐसे दो दो आरएनए लेना पड़ रहा है। अरे प्राइमर तो कॉम्प्लीमेंट्री होता ही है पागल, तभी तो जाकर के पेयरिंग करेगा। तो उतना बड़ा थोड़ी होना चाहिए प्राइमर। प्राइमर आपको बताया गया 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का। जल्दी बताइए, बच्चों की तरह से घुमाइए नहीं। थोड़ा और दिमाग लगाइए, थोड़ा और थोड़ा सा फोकस कीजिए। वाई आर एन ए प्राइमरी यूज इन विवो कंडीशंस? थोड़ा और। चलिए एक छोटा सा क्लू। हाँ। अच्छा ओके, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके सेल्स के अंदर में ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड छोटा सा पीस डीएनए का मिल सकता है क्या? जब मिलेगा नहीं तो फिर डीएनए प्राइमर यूज होगा कहाँ से? और दूसरी चीज आपको अच्छे तरीके से पता है कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से आपने पढ़ा है कि एक पोर्शन होता है, इसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस, और जो कि पूरा का पूरा भंडार होता है किसका? हाँ जी, वेरी गुड। और आरएनए मॉलिक्यूल्स हमेशा स्मॉल फ्रेगमेंट में बनते हैं, दैट इज वाई ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस आपका यहाँ पे हो रही होती है, तो यहाँ से आरएनए मॉलिक्यूल आपका बनेगा और ये एज ए प्राइमर के तरीके से यूज होगा। यहाँ न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए का शॉर्ट फ्रेगमेंट जाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो भी डीएनए होगा आपका पूरा क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा, डिग्रेडेड फॉर्म में नहीं होगा। समझ आया? हाँ जी। आप लोग जवाब नहीं देते हो मतलब। ओके, तो अभी अब अच्छा ठीक है। अभी आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि आपके सेल्स के टाइम पे आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर को यूज करता है, अब आप ये भी जानेंगे कि आरएनए ही क्यों यूज होता है। और अगर आप ये जानेंगे तो आप हमेशा
कॉन्फिडेंट रहेंगे बताने में, कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। क्योंकि आपके इंटरव्यू के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा होटलिस्ट किया जाता है। अच्छा, आरएनए प्राइमर क्यों यूज़ होगा जब डीएनए सिंथेसिस की बात हो रही है, डीएनए पॉलीमरेज़ है तो? फिर आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ जाते हैं, अरे बाप रे! ये तो क्या पूछ दिया, गलत तो नहीं बता रहा हूँ मैं? आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है कि डीएनए तो मिल ही नहीं सकता है न्यूक्लियस के अंदर में छोटा फ्रेगमेंट, क्योंकि मिलेगा कब, जब आपका डीएनए टूटेगा, और टूटने का मतलब कि आपका सेल्स की जो जीनोम है वो खराब हो जाएगी। आरएनए चूंकि न्यूक्लियस के अंदर में बनता है और वो स्मॉल फ्रेगमेंट में सिंगल स्टैंडर्ड ही बनते हैं, दैट इज वाई उसको मिलना आसानी है, दैट इज वाई डीएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर को यूज करता है। ओके, होपफुली कि ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इससे अपने हिसाब से चीज़ों को नोट डाउन कर लेंगे। तो प्राइमेज जो कि एक आपका एंजाइम है जो कि प्राइमर को सिंथेसाइज करेगा, और प्राइमर क्या होता है ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि ये कैसे मतलब कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस होते हैं। इनका प्राइम रोल क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्राइमेज और मतलब प्राइमर? हाँ जी। प्राइमर जो हो, प्राइमर का सबसे यूनिक जो फीचर है, सबसे यूनिक जो काम है वो यही है, टू प्रोवाइड थ्री प्राइम ओ एच, और मोर एक्यूरेटली फ्री फ्री थ्री प्राइम ओ एच, यही प्रोवाइड करने के लिए ही प्राइमर लगता है। मान लीजिए अगर आपका ये डीएनए का स्टैंड है तो अगर यहाँ पे प्राइमर लगेगा, इसका ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पे ओएच ग्रुप क्या होंगे, आपके फ्री होंगे। अब आपका डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ पर आकर के बाइंड करेगा, और इस ओएच ग्रुप की वजह से न्यूक्लियोटाइड पे क्या होगा, अटैक होगा। मान लीजिए अगर आपका ये एटीपी है तो अटैक होने के बाद आपका ये दोनों आपके डाई एटीपी के डाई फॉस्फेट जो होंगे वो निकल जाएंगे, आपका मोनोफॉस्फेट आकर क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। So primase is an enzyme which synthesize the primer, and primer are the basically 15 to 20 nucleotide short segment of a DNA or RNA. And the function of a primer is what? That is to provide a free 3 prime hydroxyl group to initiate the function of a DNA polymerase. अगर प्राइमर नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। कल की क्लास में दसों बार ये बात बता दिया था और समझा दिया था कि हाँ, डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होगा। ठीक है जी, पूछिए। ये इन विवो की बात हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आपके सेल्स में जो चीजें हैं वही बनाएगा, और प्राइमेज जो एंजाइम है वो प्राइमर को बनाता है, और जो प्राइमर आपके सेल्स में बनते हैं वो आरएनए के बनते हैं। ओके, डीएनए के नहीं बनते। प्राइमेज ऐसे समझिए कि आपके सेल्स में जो चीजें हैं उसको प्राइमर की फॉर्म में बनाने के लिए एक इसेंशियल मॉलिक्यूल है प्राइमेज। और अभी जब आप इसको, जब आप हम आपको प्रोकैरियोटिक केस में पढ़ाएंगे तो प्राइमेज के अंदर की चीजें को ही पढ़ाएंगे, जहां पर आप जानेंगे कि प्राइमेज अपने आप में कुछ कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। ओके। हम्म। नहीं, उसका उसका फंक्शन, उसका मतलब ये नहीं हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि आरएनए की अवेलेबिलिटी है, दैट इज वाई प्राइमेज एंजाइम जो होगा उस आरएनए की यूज करके प्राइमर को बना पाएगा। डीएनए की अवेलेबिलिटी वहां पे नहीं है। अच्छा, एक एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछते हैं कि जो आपके न्यूक्लियस में आरएनए बन रहा होता है वो उसका फंक्शन वो किस लिए बन रहा होता है? या तो वो आरआरएनए बनाएगा, या तो वो क्या बनाएगा, मतलब यहाँ से बनेगा तो आपका एमआरएनए बन जाएगा, या फिर क्या बनेगा, टीआरएनए बनेगा। मोस्टली आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, आरआरएनए पढ़ा। ये आरआरएनए के बनने के लिए बनता है, और जब आप प्राइमेज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका खुद ही कंपोनेंट होता है। और प्राइमर की फॉर्म में आपका डीएनए मतलब आरएनए यहाँ पे नहीं बन रहा होता, ये प्राइमेज उसको बनाता है, मतलब कि जो आरएनए आपके बने हुए हैं सेल्स में, न्यूक्लियस में, उनको लेकर के सिंथेसाइज करेगा।
चूँकि वहाँ पे डीएनए की अवेलेबिलिटी नहीं है शॉर्ट फ्रेगमेंट के फॉर्म में, दैट इज़ व्हाई वो डीएनए के फॉर्म में नहीं बना पाएगा। को बना हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। प्राइमेज जो होता है उसका यही काम है। छोटे-छोटे जो शॉर्ट फ्रेगमेंट। हाँ, पूछिए। हाँ, ये इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो प्राइमेज एंजाइम होता है, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर में पाए जाने वाले जो आरएनए होते हैं, उनको यूज़ करके प्राइमर को बनाने का काम करता है, राइट? ठीक है? अगर आपको थोड़ा डाउट है तो इसको और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ भी, वैसे आगे मैं पढ़ाता, लेकिन अभी आपको यहाँ पे लग रहा है कि आप पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है। ये जो प्राइमेज है ना, वो बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड टाइप का क्या है, स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? जी, आरएनए पॉलीमरेज का काम होता है आरएनए को बनाना, राइट? तो प्राइमेज इज ए स्पेशल क्लास ऑफ ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज which has ability to synthesize short RNA primers 15 to 20, 10 to 15 etc. ओके, समझ आया? देखिए इसकी अब बात अगर चल रही है तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ये जो प्राइमेज होगा इसके पास दो फीचर है। इस ये एक टेम्पलेट डिपेंडेंट तरीके से काम करने वाला एंजाइम है, और इसके लिए जो टेम्पलेट होगा वो क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये बनाएगा क्या? दैट इज द आरएनए। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को यूज करके एज अ टेम्पलेट ये शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, जिसको क्या प्राइमर बोलते हैं। तो primase is a RNA polymerase kind of enzyme which uses single stranded DNA as a template and synthesize 10 to 15 or 10 to 20 nucleotide short RNA molecule which will act as a primer. अब क्लियर हुआ? ओके, अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, हाँ, आरएनए जो प्राइमर का जिससे जुड़ता है तो कहता है कि में डीएनए आरएनए दोनों होते हैं। अब यहाँ पे सवाल आपसे आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक आरएनए पॉलीमरेज है, जान लिया आपने। मैंने आपको ये भी बताया कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को यूज करता है एज अ टेम्पलेट। तो अब प्राइमेज को लेकर के ही सवाल पूछे जाते हैं कि ये एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, क्या है? तो आप याद रखिएगा उसको हमेशा अच्छे तरीके से। जब इस तरीके के स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं, तो जो टेम्पलेट का काम करता है वो वर्ड यूज होता है डिपेंडेंट में, और जो चीज बनता है वो यूज होता है पॉलीमरेज में। तो जैसे यहाँ पे डीएनए क्या यूज हुआ है? एज ए टेम्पलेट। तो ये आपका डीएनए डिपेंडेंट और बनाया क्या है? आरएनए का मॉलिक्यूल, तो क्या कहलाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। क्या कहलाएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो प्राइमर के बारे में जो लाइन आपके लिए आती है लिख करके, वो क्या कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। उस हिसाब से मुझे बताइए कि डीएनए पॉलीमरेज को आप क्या बोलेंगे? वेरी गुड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो आप मुझे फिर बताइए कि आप आरएनए पॉलीमरेज को क्या बोलेंगे? वेरी गुड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को क्या बोलेंगे?
गुड। लिखिए चारों पॉइंट को लिख करके, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कि इनका साइंटिफिक नेम क्या है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए, आपको मैंने समझाया कि जो एज ए टेम्पलेट काम करेगा उसको आप डिपेंडेंट वर्ड यूज करेंगे, उस एंजाइम से जो चीज बन रही होगी उसको पॉलीमरेज लगा देंगे। तो चूंकि प्राइमेज पे क्या होता है कि आरएनए ये बनाता है और यूज क्या करेगा, डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करेगा, तो दैट इज वाई इसका नाम क्या हो गया, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए ही टेम्पलेट होता है, डीएनए मॉलिक्यूल ही बनता है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को यूज करेगा एज ए टेम्पलेट और बनाएगा क्या, आरएनए, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, दैट मीन्स आरएनए मॉलिक्यूल को यूज करके क्या बनाता है, यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देता है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का नाम हो जाएगा। क्लियर है? अब क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। तो ये चारों पॉइंट आप लोग कहीं कॉपी पे लिख लीजिए कि इनका जो नेम है ये इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, क्योंकि यही सवाल आपसे पूछ करके दे दिया जाता है। तो प्राइमेज के बारे में कुछ कुछ पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये स्पेशलाइज टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है। और दूसरा आपने ये भी जाना कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की कैटेगरी में आने वाला एंजाइम होता है, और ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड बनाता है आरएनए का, दैट इज द 10 to 20 या 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड शॉर्ट का बनाने का काम करेगा। ठीक है जी। ओके, बहुत सवाल पूछ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट है लाइगेज। इनका काम होता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो भी बॉन्ड बन रहा होता है उस बॉन्ड को जोड़ने का क्या करेंगे, काम करेंगे। ज्वाइन टू फ्रेगमेंट्स ऑफ अ डीएनए, मान लीजिए कि ये एक आपका शॉर्ट फ्रेगमेंट ये है, ये शॉर्ट फ्रेगमेंट आपका ये है, लास्ट का न्यूक्लियोटाइड आपका ये है, इनका लास्ट का न्यूक्लियोटाइड आपका ये है। इन दोनों के बीच में आपने जाना है, डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा है आपने कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड आपका बनता है उसको आप बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो डीएनए लाइगेज का जो काम होगा वो दो न्यूक्लियोटाइड मींस दो डीएनए के फ्रेगमेंट में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को एस्टैब्लिश करना, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को जोड़ना। राइट? क्लियर है जी? तो जहां कहीं पे जैसे आपने देखा है कि लैगिंग स्ट्रैंड पे ऐसे फ्रेगमेंट बनते हैं ओकाजाकी के, और इस ओकाजाकी फ्रेगमेंट में क्या क्या होगा, आपका आरएनए भी होगा प्लस डीएनए भी होगा। इस आरएनए को रिमूव किया जाता है तो यहाँ पे गैप फिलिंग करने के डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, और इन दोनों को जोड़ने के लिए आपका क्या आएगा, दैट इज द डीएनए लाइगेज, जो कि दो फ्रेगमेंट को जोड़ देता है। तो डीएनए लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि दो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ेगा बाय मेकिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन दीज टू फ्रेगमेंट्स। दो फ्रेगमेंट्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाना और बना करके उन फ्रेगमेंट को ऐड करके एक फ्रेगमेंट बना देने के काम कौन करेगा, दैट इज द लाइगेज। मॉलिक्यूलर ग्लू के नाम से भी जाना जाता है। जब आपको आरडीटी पढ़ाएंगे तो वहां पे उनके सब नेम भी आते हैं आपको। ओके, नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम्स। डीएनए पॉलीमरेज आपका पूरा का पूरा मेन लाइगेज एंजाइम है, वो स्टिकी एंड आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से बनता है। भूले भूले से लग रहे हो बायोटेक में। ओके, डीएनए पॉलीमरेज जो कि आपका मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, और इनका ही मेन काम होता है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके डीएनए रेप्लिकेशंस को करते रहना, मींस पॉलीमराइज करते रहना। डीएनए पॉलीमरेज को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आर्थर कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था। सबसे पहला ये एंजाइम माना जाता है डीएनए रेप्लिकेशंस को लेकर, डीएनए पॉलीमरेज के को लेकर के। बाद में चल करके डिस्कवरी हुई कि डीएनए पॉलीमरेज के कई सारे टाइप्स भी हैं, 1 2 3 करके इस तरीके से। प्रोकैरियोटिक केस में अगर देखा जाए तो बेसिकली 5 टाइप्स के पाए जाते हैं, लेकिन 3 टाइप्स के आपके मेजर होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और उन्हीं को लेकर के आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि न्यू स्टैंड बनाता है टेम्पलेट स्टैंड को यूज करके, मतलब टेम्पलेट डिपेंडेंट तरीके पे ये काम करता है। तो प्रोकैरियोटिक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 3 मेन क्लासेस होती हैं डीएनए पॉलीमरेज की न्यूक्लाई के केसेस में। कौन कौन से हैं, दैट इज द पॉलीमरेज फर्स्ट। इनका काम होता है गैप फिलिंग करने के लिए, गैप फिलिंग भी करेंगे और इसके साथ में और भी कुछ काम करते हैं। कोई बताना चाहेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के फंक्शन के बारे में? वेरी गुड, और कोई?
वेरी गुड। आपने पढ़ा है रिपेयर सिस्टम, डीएनए रिपेयर सिस्टम? डीएनए डीएनए रिपेयर सिस्टम। अरे ऐसे कैसे बायोटिक कर लिया जी? उसमें आपने उसमें आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड बेस रिपेयर पढ़ा है। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो डीएनए रिपेयर के न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर में भी पार्टिसिपेट करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राइमर रिमूवल भी करेगा, गैप को फिलिंग करेगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर में भी पार्टिसिपेट करेगा। तीन फंक्शन यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में अपने पेन से। हेल्प इन गैप फिलिंग, कॉमा लगा के लिखिएगा, प्राइमर रिमूवल, कॉमा लगा के लिखिएगा, न्यूक्लियोटाइड एनटीडी, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर। पेन कॉपी लेके बैठे भी हो कि नहीं तुम लोग, या सिर्फ ऐसे ही आराम से क्लास लिया जा रहा है? हाँ, पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपके स्लाइड में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो सिर्फ मैं लेक्चर लेने के टाइम पे ही बताता हूँ। सो ये सब लोगों से उम्मीद की जाती है कि जब भी आप क्लास को अटेंड कर रहे हो तो आपके पास एक पेन और कॉपी हो। जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा मैं आप लोगों को खुद इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, आपको यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए। गैप फिलिंग करेगा, निकोटाइटिस रिपेयर करेगा, प्राइमर रिमूवल करेगा। दूसरा है आपका डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो कि हेल्प करता है डीएनए के रिपेयर में, मतलब बाकी रिपेयर जो सिस्टम्स होते हैं। और नंबर थर्ड है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो कि मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, क्लिनाउ फ्रेगमेंट को लेकर के, पढ़ा है? सवाल। चलो, ये तो अच्छा लगा कि इतना कम से कम इन्फॉर्मेशन है, मतलब लड़की ने पढ़ा है। ये बात अलग है कि पूरा याद नहीं है एग्जैक्टली। ओके। हाँ। अच्छा, तो पहले उससे पहले तो आपको ये समझ लेना होगा कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास कौन कौन सी एक्टिविटी है, पहले ये देख लीजिए। अब बात यहाँ पे चल रही है तो समझ लीजिए। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास क्या क्या एक्टिविटी होगी। नंबर पहला होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे पॉलीमरेज एक्टिविटी होगी, होगी ना जी। दूसरा क्या होगा भैया इनके पास, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी होगी एक्सोन्यूक्लियस की। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। और इसके बाद क्या होगा, तीसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी। तो ये तो हो गया भैया पॉलीमरेज के लिए, दैट मीन्स पॉलीमराइजेशन करने के लिए। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो हो गई वो किसके लिए हो गया भैया, प्रूफ रीडिंग के लिए। किसके लिए? प्रूफ रीडिंग के लिए। ये सब सवाल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करने के लिए कौन सी एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल होती है, इंडो एक्सो, 3 5 5 3, इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो एक्टिविटी होगी वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। और 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो आपकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है उसको आप निक ट्रांसलेशन के नाम से भी जानते हैं, या निक ट्रांसलेशन, या प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी। देखिए मैं रफली लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी पे सही सही लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। डीएनए पॉलीमरेज हैज 3 प्रॉपर्टीज या 3 एक्टिविटीज। नंबर पहला 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जो कि पॉलीमराइजेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और दूसरा है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी में हेल्प करता है। तीसरा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि आपका निक ट्रांसलेशन या प्राइमरी रिबोल एक्टिविटी में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जब आप इस डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम को ट्रीट कराते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से। कौन से एंजाइम से? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रीटेड विद
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन को क्या करते हो, डाइजेस्ट करते हो। क्या नाम है उस एंजाइम का, कोई बताना चाहेगा? सब टिलिसिन, ये प्रोटीएज क्लास का एंजाइम है जिससे कि अगर आप ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है, दो फ्रेगमेंट बनते हैं, एक बनता है लार्ज और एक बनता है स्मॉल। इसको आप लिख लीजिए स्मॉल, इसको आप लिख लीजिए लार्ज। ठीक है जी। लार्ज वाला जो फ्रेगमेंट होगा उस फ्रेगमेंट के पास क्या क्या एक्टिविटी होगी उसी को आप बोलते हैं क्लिनाउ फ्रेगमेंट। लार्ज फ्रेगमेंट को ही क्या बोलेंगे, क्लिनाउ फ्रेगमेंट। ओके। लार्ज वाले फ्रेगमेंट को ही बोलेंगे क्लिनाउ फ्रेगमेंट। इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, दो। पहला 5' to 3' पॉलीमरेज, और दूसरा 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। तो बच क्या गया भैया, इसके पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बच गई स्मॉल वाले के पास, जो कि निक ट्रांसलेशन में हेल्प करेगा। तो यही सवाल आपसे पूछा जाता है, क्लिनाउ फ्रेगमेंट हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आपको वहां पे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि क्लिनाउ फ्रेगमेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। तो आपको याद रखना होगा कि पहला वो पॉलीमराइज करने की प्रॉपर्टी रखेगा, 5' to 3' पॉलीमराइजेशन, और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो कि प्रूफ रीडिंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा वाला जो फ्रेगमेंट होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। तो ये ऊपर की दोनों जो प्रॉपर्टी है, इन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा आपका, दैट इज द क्लिनाउ फ्रेगमेंट, राइट। इसको कुछ नहीं, स्मॉल फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है जी। तो डीएनए पॉलीमरेज के बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास मिल गई कि क्या क्या चीज़ है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के पास होती है, किस एक्टिविटी से क्या क्या काम होता है। याद रखिएगा, पॉलीमराइजेशन किससे होगा, 5' to 3', प्रूफ रीडिंग किससे होगा, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, निक ट्रांसलेशन या प्राइमरी मोल किससे होगा, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को अगर आप प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम सबटिलिसिन से अगर आप ट्रीट करा देते हैं तो दो फ्रेगमेंट में ब्रेकआउट हो जाता है, लार्ज फ्रेगमेंट और स्मॉल फ्रेगमेंट। लार्ज फ्रेगमेंट को आप नाम देते हैं, दैट इज द क्लिनाउ फ्रेगमेंट, जिसके पास दो एक्टिविटी होती है, दैट इज 5' to 3' पॉलीमरेज और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और ये दोनों एक्टिविटी के साथ में आपका रहेगा, दैट इज द क्लिनाउ फ्रेगमेंट। इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए और अच्छे तरीके से उसको लिख लीजिएगा जहाँ कहीं पे भी लिख रहे हैं। ठीक है जी। तो ये था आपका टोटल एंजाइमोलॉजी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले जो मेजर की फाइंडिंग एंजाइम्स थे, दैट इज द हेलिकेज था, एसएचडी प्रोटीन था और लाइगेज था। और फिर इसके बाद आपने पढ़ा डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, और फिर इसके बाद आपने डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स के बारे में पढ़ा। टोपोआइसोमरेज एक एंजाइम होता है जो कि आपके सुपर कॉइलिंग को रिलीव करने का काम करता है। टोपोआइसोमरेज को भी हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, उसके कई सारे टाइप्स भी होते हैं। ओके। चलिए यहाँ तक क्या हो गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किस बुक से नोट्स बनाता हूँ, ये कोई एक बुक का मटेरियल आपको यहाँ पे नहीं देता, मतलब नहीं मिल पाएगा। ऐसे कई सारे बुक्स को स्टडी करने के बाद आपकी जो चीज़ें निकल करके आती हैं वो रहती हैं। आप किसी एक बुक को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करता हूँ नहीं मिल पाएगा। और एक बुक में नहीं मिलेगा, और साथ साथ में एक जगह पे आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारी जगह से चीज़ों को इकट्ठा करके आपको उस एक घंटे में वो चीज़ देनी होती है जो कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बने कि वो एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से बनता है। डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन वो सारी चीज़ें उतनी उतनी फ़िल्टर फॉर्म में नहीं होती जहाँ से एग्ज़ाम में आता है। कोशिश यही रहती है कि जो आपको इस 1 घंटे के ड्यूरेशन में ड्यूरेशंस में जो चीज़ें आपको दी जाए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले फैक्टर्स हों और उनसे सवाल आपका बनता हो। और मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशंस के रिगार्डिंग बताई हो, वो कोई सा भी पॉइंट अननेसेसरी रहा हो।
हाँ जी, बताइए। हाँ, अब जो अगर जैसे सपोज़ आपने वो ले रखा है, कोर्स परचेज़ किया हुआ है, तो ये आपको सारा का सारा जो पीडीएफ और वीडियो है, वो ऐप में भी डाउनलोड मतलब अपडेट हो जाता है। आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएँगी, बाकी आपको ये जो ग्रुप। हाँ, पी रितु, आपकी आवाज़ थोड़ी बहुत स्लो, मतलब बहुत स्लो आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा तेज़ बोलिए। पी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा आपके ऐप में? नहीं, नहीं, पूरा का पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो कल आप करिए, कल हो जाएगा। वो उसमें सेटिंग होता है अलाउ करने के लिए, और मेरे ख्याल से तो वो सेटिंग पे है कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएँगे। और अगर नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे ग्रुप में सारा पीडीएफ मैं भेजता हूँ डेली के डेली, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस वाले जो लेक्चर आपके छूटे हुए होंगे वो भी आपको मिल जाएगा, वैसे आपके ऐप से भी डाउनलोड हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बताइए, अभी और आगे पढ़ेंगे आप लोग? बताइए फटाफट, मतलब टाइमिंग का बाउंडेशन अगर ना हो तो मैं थोड़ा और पढ़ाना चाहूँगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि टाइम आप लोगों का हो चुका है तो जैसा कहिए। चलिए, 15 मिनट टाइम बचा है तो और पढ़ा लेते हैं, 11 बजे तक पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक रहेगा? हाँ, चलिए, ओके, थैंक यू। ओके, कुछ कुछ पॉइंट है यहाँ पे डीएनएल एप्लीकेशंस को लेकर के, जो कि ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी आप लोग इसको देख लीजिए, जहाँ कहीं पे भी लगे कि प्रॉब्लम हो रही है उसको आप लोग पूछ भी सकते हैं। ओके, आई डोंट थिंक कि अब कोई भी अभी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए यहाँ पे किसी भी पॉइंट को लेकर के। तो प्रॉब्लम वाली बात तो दिख नहीं रही है यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर के जो कि आपको दिक्कत कर सकता है, सब कुछ आपको पहले से बता दिया और आप लोगों ने इसको समझ भी लिया। ओके, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के लिए हो जाएगा। प्राइमर रिक्वायरमेंट ऑफ अ डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना होगा कि ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जितने भी डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो सबको एक टेम्पलेट चाहिए होता है, और उस टेम्पलेट पे ही आपका क्या बनेगा, एक प्राइमर बनेगा। तो कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था डीएनए पॉलीमरेज के लिए दो बेसिक फीचर्स हैं उसको काम करने के लिए। पहला टेम्पलेट स्ट्रैंड का होना, दूसरा प्राइमर स्ट्रैंड मतलब प्राइमर का होना, ये दोनों इसके लिए क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमर क्या है? अ प्राइमर इज अ स्ट्रैंड और सेगमेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट विद अ फ्री थर्ड प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू विच न्यूक्लियोटाइड कैन बी एडेड। यही इसकी सबसे मेन फीचर प्रॉपर्टीज है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी की वजह से ही ये इनिशिएट कराने का क्या कर सकता है, काम कर सकता है। प्राइमर का लिटरली मीन ही यही होता है, दैट इज द इनिशिएशन, मतलब कि शुरुआत कराना। जैसे आप लोग आजकल टर्म आया हुआ है बायो प्राइमिंग, पढ़ते हैं? अगर ये भी नहीं सुना तो फिर हाइड्रो प्राइमिंग, आजकल बहुत रिसर्च चल रहा है इस पे, हाइड्रो प्राइमिंग पे बहुत सारा काम हो रहा है। क्या हुआ? हाइड्रो प्राइमिंग, बायो प्राइमिंग, ये सब वर्ड आप लोगों ने सुन रखा है। थोड़ा ओके। बायो प्राइमिंग का मतलब होता है कि सपोज कीजिए आपका कोई सीड है, राइट? उस सीड पे आपने क्या किया, कोई बैक्टीरिया कोई फंगस ला करके आपने उस पे अडेयर करा दिया, और उसकी वजह से सीड का जर्मिनेशन रेट क्या हो गई, इनहांस हो गया, दैट इज कॉल्ड बायो प्राइमिंग। हाइड्रो प्राइमिंग का मतलब होता है सीड को पहले आपने क्या किया, वाटर के एक मिनिमम अमाउंट में उसको क्या किया आपने, डिप किया है, ताकि इम्बिवेशन की प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो जाए, जो जर्मिनेशन की रेट है वो इम्प्रूव हो जाए, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो प्राइमिंग। आज के डेट में जो मतलब कि एग्रीकल्चर के फील्ड में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, रिसर्च हो रहा है, उनमें ये बहुत ज़्यादा बूम किया हुआ है, बायो प्राइमिंग और हाइड्रो प्राइमिंग। इनके हेल्प से बहुत सारे पेपर्स बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कराई जा रही है। पीजीपीआर का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, नाम सुना है? चलिए, कोई नहीं, आएगा जब टॉपिक तो इसके
वेरी गुड। ये ऐसे बेनिफिशियल ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट के रूट के पेरीफेरी में पाए जाते हैं, इनको क्या आप राइजोस्फीयर बोलते हैं। मान लीजिए अगर आपका ये रूट है तो ये वाला जो एरिया होगा वो राइजोस्फीयर कहलाएगा। यहाँ पे इनकी लोकेशंस होती है। ये फंगस और बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट को हेल्प करते हैं, दैट इज द सैलिनिटी से, ड्रॉट से, कोल्ड से, हैवी मेटल के टॉक्सिक टॉक्सिक इफेक्ट से बचाने के लिए और उनको ग्रो कराने के लिए। हाँ जी, सही पकड़े हैं आप। ओके, प्रोसेसिविटी एक टर्म आता है और इससे भी आपके सवाल पूछे जाते हैं। प्रोसेसिविटी का मतलब ये होता है कि कोई भी डीएनए पॉलीमरेज जब एक बार आप बाइंड किया है और वो कितने टाइम तक वो लगातार बाइंड करके डीएनए पॉलीमरेज के हेल्प मतलब डीएनए स्ट्रैंड को पॉलीमराइज कर सकता है, उसकी सेवेरिटी को प्रोसेसिविटी के नाम से दिया जाता है। मतलब सिंपली एक बार बाइंड कर लेने पे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितना वो पॉलीमराइज कर सकता है, उसको आप बोलते हैं दैट इज द प्रोसेसिविटी। द एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडेड बिफोर अ पॉलीमरेज डिसोसिएट्स डिफाइन इट्स प्रोसेसिविटी। एक बार डीएनए पॉलीमरेज ने बाइंड किया तो वो कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है वो सिंथेसाइज किया है या ऐड किया है बिफोर ज्वाइन मतलब बिफोर रिलीजिंग, मतलब उस डीएनए स्टैंड से छोड़ देने से। अगर इसको हम फिगर के हेल्प से समझाएं तो मान लीजिए अगर आपका ये डीएनए का स्टैंड है और यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज क्या किया है, इस तरीके से बाइंड किया है और ये कितना दूर तक जा रहा है और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बना रहा है जब तक कि यहाँ से फिर से रिलीज ना हो जाए, राइट। इस चीज को आप बोलते हैं दैट इज द प्रोसेसिविटी। बात यहाँ पर आई है तो आपको बता देते हैं कि जो लीडिंग स्टैंड और लैगिंग स्टैंड की हम लोग बात करते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि लीडिंग स्टैंड पे आपका पॉलीमरेज कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है इस तरीके से, जबकि लैगिंग स्टैंड पे क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस चलता है। सो लीडिंग स्टैंड पे काम करने वाले डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लैगिंग स्टैंड पे काम करने वाले डीएनए पॉलीमरेज का। बनाइए पॉइंट और लिखिए कहीं पे, प्रोसेसिविटी ऑफ leading strand DNA polymerase is always higher than as compared to the lagging strand DNA polymerase, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग। यहाँ पे एक बार अगर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा जब तक तब तक कि आपका ये कोई टर्मिनेशन या स्टॉप कोडॉन जिसे आप बोलते हैं ना आ जाए और अब डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो हाल्ट न कर जाए। लेकिन यहाँ पे बार बार आपका क्या होगा, ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड बनेगा। जैसे अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, 1000 से लेकर के 2000 न्यूक्लियोटाइड इतने लेंथ का आपका बनता है क्या, दैट इज ओका जाकी फ्रेगमेंट। ओका जाकी फ्रेगमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड के बाद डीएनए पॉलीमरेज क्या होगा, आपका निकल जाएगा, राइट। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और अगर इसकी बात हम यूकैरियोटिक की करेंगे तो ये 100 से लेकर के क्या हो जाएगा, 200। ये नंबर भी देकर के सीएसआईआर में एग्जाम में सवाल पूछ चुका है कंफ्यूज करने के लिए। जनरली ऐसा लोगों को लगता है कि यूकैरियोटिक के केस में लेंथ ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो वो यूकैरियोटिक के केस में 1000 और 2000 लगा करके आते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में आपका 100 लगा करके आएंगे। ये उल्टा है। प्रोकैरियोटिक के केस में ओकाजाकी फ्रेगमेंट की जो लेंथ होती है वो 1000 से लेकर के 2000, जबकि यूकैरियोटिक के केस में सिर्फ और सिर्फ 100 से लेकर के 200। तो प्रोसेसिविटी की बात यहाँ पे चल रही थी। इसका मतलब होता है कि एक एवरेज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि किसी एक डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा क्या किया गया हो, ऐड किया गया हो, सिंथेसाइज किया गया हो, एक बार डीएनए पॉलीमरेज का डीएनए स्टैंड से जुड़ करके जब तक कि वो उससे रिलीज नहीं हो जाता है, उसको आप बोलते हैं प्रोसेसिविटी। तो आपने जाना कि जो आपका लैगिंग स्टैंड होगा उसकी प्रोसेसिविटी, उस डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी कम होती है एज कंपेयर टू द लीडिंग स्टैंड की। क्लियर है? समझ आ गया। वेरी गुड। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज के पास होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आए दिन गलत बेस पेयर को क्या करेगा, ये ऐड कर देगा और पता लगा पूरा का पूरा म्यूटेशन हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट जनरेशन में ही बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सो नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि बाकी चीज़ों पे उसको भरोसा नहीं है लेकिन अपने सिस्टम पे भरोसा है। तो डीएनए पॉलीमरेज के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। चलिए जल्दी से बताइए, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन से टाइप की एक्टिविटी की वजह से होगा, फटाक देना बताइए। हाँ जी। अरे एक्सो क्या? हाँ, 3' टू 5' एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से आपका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज की। लाइन यहाँ पे लिख रखा है 3'। हाँ।
समझ नहीं पाया क्या पूछ रहे हो? तो ऐसा क्यों ये पूछना चाह रहे हो? हाँ? उसके उसके पीछे ऐसा कुछ साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बस ये ऑब्जर्वेशंस मतलब ऑब्ज़र्व किया गया कितना फ्रेगमेंट इनका होता है। लॉजिकली अगर आप आंसर देना चाहते हैं, तो उसके पीछे आप ये रीज़न लगा सकते हैं कि जो यूकेरियोटिक का मतलब आपका लेंथ होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो माइग्रेशंस हो रहा होता है, उनके हिसाब से नंबर ऑफ फ्रेगमेंट बहुत ज़्यादा बनते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक केस में ऐसा नहीं होता है, तो प्रोकैरियोटिक में लेंथ छोटी होती है, तो वहाँ पे जो फ्रेगमेंट बनते हैं, वो मतलब थोड़े बड़े-बड़े बन जाते हैं। ये उसका ये पीछे का वो है, बट ऐसा कहीं आपको ऐसे रिटन फॉर्म में नहीं मिलता कि ऐसा क्यों होता है। वो मतलब चीजें होती हैं, तो ऐसा इसलिए ऑब्जर्व किया गया। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को लेकर के यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है, द थर्ड प्राइम टू फाइव प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज रिमूव द मिस पेयर्ड न्यूक्लियोटाइड एंड द पॉलीमरेज बिगिंस अगेन, दिस एक्टिविटी इज नोन एज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। नॉर्मली आपने देखा कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे क्या हो रहा होगा, मूव हो रहा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको नॉर्मली ए से टी को पेयर होना होता है, और जी को आपको सी से पेयर होना होता है, लेकिन गलती से यहाँ पे ए ने क्या किया, सी से मिस पेयर कर दिया, तो ये पॉलीमरेज क्या करेगा, यहीं पे हाल्ट हो जाएगा, ये रिवर्स जाएगा, बैक जाएगा, और इसके बाद इसका 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्टिविटी होगी। ये बेस पेयर क्या होगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ पर करेक्ट बेस पेयर आएगा, सी मतलब जी आएगा, ये ऐड होगा, तब जाकर के फिर से क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो प्रूफ रीडिंग डीएनए पॉलीमरेज में होती है। ऐसा अनुमान है कि प्रोकैरियोटिक के केस का जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो लगभग 10 to the power 6 बेस पेयर, कितना, 10 to the power 6 बेस पेयर में एक मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटी बनती है। वन मिस्टेक्स इन 10 to the power 6 बेस पेयर बाय डीएनए पॉलीमरेज, अगर वो लगभग 10 लाख बेस पेयर अगर न्यूक्लियोटाइड को बनाता है, तो उसमें से एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो कोई गलत पेयर क्या करेगा, ऐड कर देगा। ऐसा है, और उस गलती के लिए भी उसके पास रिपेयर सिस्टम पाया जाता है। प्राइमोसोम ये एक टर्म है जिसमें आपके दो चीज मिले हुए हैं, डीएनए भी जो कि एक हेलिकेज है, और डीएनए जी जो कि एक प्राइमेज है। हेलिकेज जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, प्राइमेज जो कि प्राइमर को बनाता है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को प्राइमोसोम्स के नाम से जाना जाता है। ये वर्ड मैंने इसलिए यहाँ पे डाला क्योंकि ये CSIR में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्राइमोसोम क्या है, किस चीज का कॉम्बिनेशन है, तो आप बताएंगे हेलिकेज और प्राइमेज दोनों एंजाइम का जो कॉम्बिनेशन होगा, इसको आप बोलते हैं प्राइमोसोम। रेप्लिसोम क्या होगा, रेप्लिसोम को बोलते हैं द एंटायर कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि जितना भी आपका पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, सारा का सारा, वो सारे कॉम्प्लेक्स को मिला करके आप क्या बोलेंगे, दैट इज रेप्लिसोम बोलते हैं। रेप्लिकेशंस के टाइम पे होने के लिए जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को आप रेप्लिसोम के नाम से जानते हैं। ओके। डीएनए पॉलीमरेज का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज किस तरीके से काम करता है, बट इसके मैकेनिज्म को आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे, ताकि जब आप डीएनए पॉलीमरेज के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखेंगे तब। तो आज के लिए इतना ही, होपफुली कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे किसी को डाउट हो गया, तो वो कल की क्लास में पूछ सकता है। ओके, सो आज की क्लास में बेसिकली आप लोगों ने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो क्या है, कौन कौन से एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कहाँ कहाँ पे किनका रोल होता है, और किस तरीके से वो अपने रोल को परफॉर्म करते हैं। कल की क्लास में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक में, देन इसके बाद पढ़ेंगे यूकैरियोटिक में। अब टाइम आपका नहीं लगेगा, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें थी, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी डीएनए रेप्लिकेशन को लेकर के, ये सब आप लोगों ने जान लिया और उसको समझ लिया। अब हमें सिर्फ प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझाना है कि कहाँ पे कैसे हो रहा है, तो होपफुली ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलिए तो। अच्छा, उसमें उसमें उसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा था अमित, एक मिनट पहले मैं ये वीडियो को पॉज कर देता हूँ।